इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास के कारक या आर्थिक विकास के निर्धारक। तो आर्थिक विकास के इस निर्धारक के टॉपिक जो कि एमपीपीएससी और यूपीएससी में अलग अलग तरीकों से इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत में आर्थिक विकास के निर्धारक क्या हैं। कभी तो ऐसे पूछ लेते हैं ब्रेक करके कि आर्थिक विकास के आर्थिक निर्धारक क्या है, व्हाट आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कभी ऐसे पूछते हैं व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन कुल मिलाकर के हमको यहाँ पर चर्चा करनी है, एक विस्तृत चर्चा होगी है जिसमें हम आपसे बात करेंगे भारत में आर्थिक विकास के निर्धारक क्या हैं, कौन कौन से वो घटक हैं जिनके कारण भारत का आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। लेकिन इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। पहली चीज तो ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इसके ऊपर आएंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर, और यूपीएससी और एमपीपीएससी के अन्य भागों पर भी आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेने से ये होगा कि आपको सारे वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहेंगे। दूसरी बात ये हमें आपसे निवेदन करना है कि जब आप वीडियो देखें तो उसे पूरा देखिए और उसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से देखिए, क्योंकि इन वीडियोस के निर्माण में हम अपने महत्वपूर्ण अनुभव और साथ ही खोज परख जानकारी को भी बीच में डालते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। होता यह है कि जब हम वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कई बार महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाती हैं, और जब आप प्रीलिम्स दे रहे हों और मेंस दे रहे हों या किसी भी अन्य परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे और वो छूटी हुई जानकारी से अगर प्रश्न आ गया और आपसे नहीं बना, और जब वो आप वापस आके देखेंगे तो वो जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो आपको बेहद दुख होगा। तो इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे उन सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरी गंभीरता से देखिए और उसके आधार पर अपनी सोच का निर्माण कीजिए। यहाँ पर हम लोग जब आर्थिक विकास के निर्धारकों के ऊपर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनरल डेफिनेशन से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर सरल भाषा में अगर डिफाइन करें तो देखिए, कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज एन इंप्रूवमेंट इन economic welfare. Economic development implies an improvement in economic welfare through higher real incomes and other welfare indices such as improved literacy, better infrastructure, reduced poverty and better health care. वैसे तो आर्थिक विकास को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है, और एक विस्तृत टॉपिक भी आपको आने वाले कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा कि आर्थिक विकास का मतलब क्या है और इसे कैसे वर्तमान में मानवीय विकास से जोड़ा गया है। लेकिन वो एक अलग विषय है। फिलहाल यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया है उसमें ये बताने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या इंगित करता है, क्या इंप्लाई करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाई करता है इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण की तरफ इंगित करता है। और वो कैसे? तो वो इंगित इस तरह से करता है कि अगर लोगों के इनकम यानी आय में वृद्धि होती है। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे मापदंड हैं जिससे भी हम आर्थिक विकास को समझ सकते हैं कि अगर लोगों की लिटरेसी का लेवल बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, अगर हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है यानी सड़कें बन रही हैं, बिजली की आपूर्ति का स्तर बढ़ रहा है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ हो रही है, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर गरीबी का स्तर कम हो रहा है, अगर गरीबी कम हो रही है, पॉवर्टी के नीचे, जो गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, लोगों की जो हेल्थ से संबंधित, जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर कम हो रहा है, यानी कि उनको हेल्थ केयर की सुविधाएं बेहतर मिल रही हैं, तो हम कह सकते
सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे तो ये जो डेफिनेशन है वो हमें मार्गदर्शन करेगा, ये हमें गाइड करेगा कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो इन सारी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को कम करना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, लिटरेसी को डेवलप करना है, लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। इसके अलावा कुल मिला के वेलफेयर यानी जनता के कल्याण की स्थिति को बेहतर करना है। तो वो सारे फैक्टर जो इन चीजों पर प्रभाव डालते होंगे वो सब हमारे फैक्टर होंगे जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ए डिग्री ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट and mixture of public and the private initiative to increase the economic potential। अब देखिए एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक डिग्री ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर हमारे देश में समाज में राजनीतिक स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो लोग हैं या जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, जो निवेशक हैं यानी इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे देश में उद्योग लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, जो विदेश के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो भी हमारे देश में पूंजी लगा रहे हैं, शेयर बाजार से पूंजी लगा रहे हैं, यानी पूंजी कैपिटल का फ्लो हमारे देश में हो रहा है। साथ ही ये पब्लिक सेक्टर के थ्रू भी हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी हो रहा है। तो इससे हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल यानी आर्थिक शक्ति, आर्थिक ताकत बढ़ जाती है। तो यहां पर एक बात दिमाग में क्लियर करना है हमें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जब हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है पॉवर्टी का कम होना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। और क्या मतलब है? तो लोगों को हेल्थ केयर सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको आसानी से उपलब्ध होना, लोगों के शिक्षा का स्तर बढ़ जाना, जीडीपी में ग्रोथ हो जाना, और इन सब चीजों को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उसी को हमने कहा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसे अनेकों फैक्टर हैं, एक दो चार फैक्टर नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स we can classify which affects our economic development। यहाँ पर हमने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं जो आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये फैक्टर्स किस प्रकार मदद करते हैं। अगर सीधा सीधा बिंदुओं पर नजर डालें तो देखिए सबसे पहले फैक्टर पे हमने लिखा है लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जो अधोसंरचना है, सड़क है, बिजली है, पानी की सुविधा है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें जो आधारभूत संरचना जो उपलब्ध कराते हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर के डेवलपमेंट में यानी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक बड़ा फैक्टर होता है, जिस पर फर्दर हम आपसे विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, अगर लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें शिक्षा का स्तर अच्छा है तो ये भी विकास का एक घटक बन जाता है। लेवल ऑफ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे देश के अंदर लोग निवेश कितना कर रहे हैं, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और पूंजी का प्रवाह, कैपिटल फ्लो हमारे देश के भीतर हो रहा है, अलग अलग उद्योग, अलग अलग सेक्टर्स में लोग जो हैं वो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलती है। सेविंग एंड कैपिटल, यानी बचत की स्थिति क्या है और पूंजी कितना है, पूंजी किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अगर बचत, लोगों की जो घरेलू बचत है वो अच्छी है और वो घरेलू बचत जो है बैंकों के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बीमा इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से देश के पास एकत्रित हो रहा है और वही कैपिटल जो है, वही पूंजी जो है वो उद्योगों में निवेश हो रहा है, रेलवे ट्रैक बनाने में निवेश हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, वही पूंजी जो है वो जो है ट्रांसपोर्ट में निवेश हो रहा है, कम्युनिकेशन में निवेश हो रहा है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं आसानी से कि उससे जो हमारा डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो सेविंग एंड कैपिटल,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर राजनीतिक अस्थिरता रहेगी देश में, यानी हर साल 2 साल में सरकारें गिर रही हैं, बन रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, नीतियां स्पष्ट नहीं है, तो क्या सोचते हैं कि आर्थिक विकास तेज होगा? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीमा हो जाता है, और यही स्थिति जो है 1989 से 1999 तक रही है। लेकिन उस बीच में 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसीलिए लाई गई थी कि जो आर्थिक जो स्थिति जो पिछले कुछ सालों में डबाडोल हो गई थी, खराब हो गई थी, उसे कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन वो धीरे धीरे ही उसमें अपग्रेडेशन हुआ। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर अपन एक अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर यह समझने की बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फैक्टर होता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन का जो स्तर है वो कम होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, वो महंगाई के कारण लोग जो है परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो जाएगी, और परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की कम हुई तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है, जो कि खरीदार कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो है वो कम होता जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम होता जाएगा तो इंडस्ट्रीज के लिए खतरा, यानी लोग इंडस्ट्री में निवेश ही नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक साइक्लिक इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, हर चीज का एक चक्रीय प्रभाव होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कुछ चीजें अपन को ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3, 4, 5, 6% तक इन्फ्लेशन इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट करता है, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमी के। लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर कोई उद्योग या कोई घर बनाने के लिए अगर कर्ज लेते तो लो होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और अगर इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे तो लोग जो है कर्ज नहीं लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट डेवलपमेंट पर हो जाएगा। तो इसीलिए लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। इसके अलावा लो डेफिसिट, जो बजट में घाटा होता है, डेफिसिट इन बजट, वो कम होना चाहिए। ज्यादा बजट घाटा होगा तो उसका इंपैक्ट फिर इन्फ्लेशन के पर पड़ेगा, महंगाई जो है वो बढ़ेगी, और इससे भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो धीमा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे देश में एक और चीज है, लो नेशनल डेप्ट रिलेटेड टू जीडीपी, यानी जीडीपी की तुलना में अगर कर्ज कम लेते हैं, जीडीपी यानी हमारे देश का जितना बड़ा जीडीपी है, अगर उसकी तुलना में हमारा कर्ज कम है, डेप्ट कम है, तो ये हमारे डेवलपमेंट का एक आधार बन जाता है। क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या हुआ, देश की सीमा के भीतर, जो भौगोलिक सीमा है उसके भीतर जो वस्तुओं और जो सेवा के मूल्य हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का कुल योग, यानी टोटल सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यानी गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन आवर कंट्री, इट्स टोटल वैल्यू इज जीडीपी। और उस जीडीपी की तुलना में हमारा डेप्ट कम है तो क्या होगा, हम ब्याज कम देंगे, इंटरेस्ट कम देंगे, तो वो कैपिटल हमारे देश में क्रिएट होगा। और आपका जीडीपी भले ही कितना भी ज्यादा हो और उसके अगेंस्ट डेप्ट भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारा पैसा हमारा इंटरेस्ट में चला जाता है। तो भारत में ये प्रॉब्लम है कि हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा 24 से 25% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो इंटरेस्ट, जो डेप्ट इंटरेस्ट है, उसको भी हमें कम से कम रखना है। इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जब इन्फ्लेशन कम होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जब हमारे देश में जो जीडीपी के अगेंस्ट जब डेप्ट कम होगा, इसके अलावा डेफिसिट जो होगा, यानी घाटा जो है, बजट घाटा, वो कम होगा, तो ये समझिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हो जाएगा। इसके अलावा
और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके सामने आएंगे, जैसे लेबर मोबिलिटी। अगर जो श्रमिक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होना चाहिए, तो लेबर मोबिलिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ा हुआ है। फॉरेन एड, अगर जब हमें जरूरत हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, हवाई अड्डा बनाने के लिए, या कोई टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जहां पर भी हमको कोई एड, फॉरेन एड की जरूरत है, हमें आसानी से मिल जाए, तो ये भी एक आर्थिक विकास के लिए जरूरी होता है। रीजनल इफेक्ट्स, कई बार क्या होता है हमारे देश के जो आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में विकास हो रहा है, और उस विकास का असर हमारे देश पर भी पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे देश का जो साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो अपने डेवलपमेंट अगर उनके यहाँ होगा तो वो अपना कैपिटल जो है, पूंजी जो है भारत में भी लगाएंगे। भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैपिटल जो है उन एशियन कंट्रीज में लगाएंगे। तो अगर रीजनल डेवलपमेंट होता है, यानी हमारे आसपास के देशों में विकास होता है, तो उससे भी सकारात्मक प्रभाव डेवलपमेंट पे पड़ता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स होता है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन होता है, क्या होता है प्राकृतिक संसाधन, तो हमारे देश में देखिए पानी पर्याप्त मात्रा में है, हमारे देश में मिनरल्स, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे वो माइका हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, हर तरह, चाहे वो कोल हो, कोयला, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर किसी देश में नेचुरल रिसोर्स अच्छा है तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा घटक बन जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे जो टैक्स रेट्स होते हैं, टैक्स रेट उसको सरकार ने किस तरह से तय किया है। टैक्स का रेट कम है, बहुत ज्यादा है, अगर टैक्स रेट रेशनल है यानी तार्किक है, लोगों को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स की चोरी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होगा, क्योंकि सरकार के खजाने में जो रेवेन्यू है, जो राजस्व खाते में जो आने वाला पैसा है, जिसको कि सरकार को रिटर्न नहीं करना होता है, वो पैसा सरकार के पास ज्यादा होगा, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी आएगी। ट्रेड किस तरह से हो रहा है, फ्री ट्रेड है या प्रोटेक्टेड है। फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ कि उद्योग जो हैं, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, उद्योग आ रहे हैं, लग रहे हैं उद्योग, वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है। या फिर आप प्रोटेक्टेड हो, नहीं ये उद्योग होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्टेड उद्योग जैसे 1991 से पहले हुआ करता था। 1991 के बाद जो उद्योग हैं उनको डी लाइसेंसिंग की गई और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की गई। वो सब इसीलिए किया गया क्योंकि अगर ट्रेड जो होगा, अगर प्रोटेक्टेड होगा तो स्वाभाविक है उसकी जो गति होगी वो धीमी होगी, और अगर फ्री ट्रेड है तो उसकी गति बढ़ जाएगी। इसके अलावा टूरिज्म वगैरह होता है, एक देश से लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, एक राज्य से लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, इससे भी मनी का ट्रांजैक्शन बढ़ता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इससे मदद मिलती है। इसमें ज्यादातर फैक्टर जो हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सोशल फैक्टर कहलाते हैं और उनका इंपैक्ट भी किस पे होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है। जैसे मान लीजिए कल्चर इम्पैक्ट डालता है आर्थिक विकास में। कल्चर, अगर लोगों का कल्चर ऐसा है कि वो मेहनत करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर है, उनमें रिस्क लेने की क्षमता है, ये कल्चर का हिस्सा है। कई धर्म ऐसे हैं जहां पर ये रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा रहती है, लोगों में मेहनत करना उनको ज्यादा पसंद है। जैसे वो मैक्स वेबर का एक कॉन्सेप्ट था, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और ये बताया कि उस धर्म का जो स्वरूप है, जो कल्चर है, उसके अंदर ही ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आर्थिक विकास में उन्हें मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो या कैथोलिक हो, उनमें थोड़ा इस तरह से विचारधारा या इस तरह की संस्कृति में होती है कि उनमें ईश्वर में, भगवान में विश्वास ज्यादा है, धार्मिक गतिविधियों में की एक्टिविटी ज्यादा है, और आर्थिक विकास से संबंधित कोई बहुत बूस्टिंग या कोई उसमें बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करने वाला घटक मौजूद नहीं होता है। तो इसी कारण से कई ऐसे फैक्टर्स कल्चर में भी मौजूद रहते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इसके अलावा फैमिली,
परिवार का स्वरूप, मैरिज, विवाह का स्वरूप, वोमेन्स कंडीशन इन द कंट्री, महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी भागीदारी कैसी है, रोजगार में भागीदारी कैसी है, एजुकेशन में भागीदारी कैसी है, इस पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट निर्भर करता है। इसके अलावा देश के भीतर जो नियम कानून है, रूल्स रेगुलेशन, उसका भी प्रभाव हमारे आर्थिक विकास पर पड़ता है। तो ये जो पूरे फैक्टर्स हैं, ये पूरे फैक्टर्स आपको इकोनॉमिक एंड साथ ही साथ सोशल फैक्टर्स के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। अब इसके आधार पर हम एक एक करके आपको थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे। जैसे इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है उस पर हम डिस्कस करते हैं और वो है लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि यहां पर मैंने आपको संक्षेप में बताया था कि लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मदद करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आर्थिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अब यहां पर सवाल उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमारे पास सड़कें कैसी है, हमारे पास हवाई अड्डे कितने हैं, हमारे पास रेलवे ट्रैक कितने हैं, यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इनका डेवलपमेंट कैसे है। कम्युनिकेशन की स्थिति क्या है, रूरल एरियाज में, जो हिली एरियाज है, जो प्लेन एरियाज है, इन सब क्षेत्रों में लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हैं कि नहीं, वहां टेलीफोन, मोबाइल या अन्य कम्युनिकेशन के कितने साधन मौजूद हैं। बैंकिंग सुविधाएं कि कैसे विकसित है कि नहीं, बैंकिंग और बीमा सुविधाएं, इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस भी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अगर वस्तुओं का या व्यक्तियों का या उद्योगों का अगर बीमा है, इंश्योरेंस है, तो कॉन्फिडेंस के साथ लोग काम करते हैं और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इंश्योरेंस भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस का काम करता है। एनर्जी सेक्टर, बिजली है कि नहीं हमारे देश में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, यानी किसी भी तरह से हमारे पास एनर्जी जो है होना चाहिए जो उद्योगों को चलाने में मदद कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एनर्जी, दिस ऑल आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो इन सब चीजों के लिए फिर सरकार प्रयास भी करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि चूंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी है, तो उसके लिए समय समय पे कोशिश भी की जाती है। इसी को हमने थोड़े उदाहरणों में आपके सामने रखा भी है कि देखिए जैसे 1997 में एक IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कंपनी बनाई गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो कंपनियां काम करती थी उन्हें मदद करती थी, उन्हें आर्थिक सहायता देती थी, उन्हें कर्ज देती थी IDFC। दूसरा, जो ऐसी कंपनियां जो ऐसे उद्योगों में काम कर रही हैं, चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे वो ब्रिज बनाने का हो, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट लगाने का हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं, यानी आधारभूत संरचना के विकास में काम करते हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई के लिए हो या सैनिटेशन के लिए हो, इन सब क्षेत्रों में उन कंपनियों को टैक्स की सुविधा दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है कि भाई अगर आप इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और उससे आपको जो प्रॉफिट मिलता है, जो लाभ कमाते हैं, उस पर आपका टैक्स या तो माफ कर दिया जाएगा या बहुत कम रहेगा, जिससे कि ये कंपनियां इन क्षेत्रों में काम करें, उद्योग में, इन उद्योगों में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करें। और वो बढ़ावा देने के लिए ये टैक्स हॉलिडे कंपनी की पॉलिसी जो है भारत सरकार ने शुरू की हुई है। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन वो मैंने बताया आपको। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ये जो है पूरे देश में हाईवे डेवलपमेंट का काम करती है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में ये जिम्मेदारी निभाते हैं, और इनको ये जो है पूरी सुविधा दी गई है भारत सरकार के द्वारा कि ये अपने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए डोमेस्टिक लेवल पे भी कर्ज ले सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी सरकार की सहमति से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कर्ज लेने की सुविधाएं
इनको दी जाती है। इसके अलावा टैक्स रिबेट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, अगर कोई संस्था ऐसी कंपनियों में निवेश करता है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मतलब हुआ रोड बनाने वाली कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ टेलीकॉम की कंपनी या एनर्जी सेक्टर की कंपनी, पेट्रोलियम कंपनियां, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। और जो कंपनी इनमें, जो लोग इनमें निवेश करेंगे उन निवेश के अनुपात में उन्हें टैक्स में छूट दी जाती है। तो अभी आंकड़ों से भी ये पता चल जाता है कि वो स्टेट्स, जैसे भारत की स्थिति में देखेंगे, जिन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, जैसे आप जैसे ही बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है मतलब रोड अच्छा है, यानी कि टेलीकॉम की सुविधा अच्छी है, यानी कि वहां पावर, यानी पावर सेक्टर की उपलब्धता अच्छी है, अपने आप दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। तो आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये महाराष्ट्र में हाईवेज भी ज्यादा है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर है, वहां पर टेलीकॉम की सुविधाएं अच्छी है। तो अब देखिए यहाँ का जीडीपी कितना हो जाता है, यानी कि 32.24 लाख करोड़, महाराष्ट्र का 32.24 लाख करोड़। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बताने के लिए एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया, ये 2020-2021 का ही आंकड़ा है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बेहतर है, जहां पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, रोड, टेलीकॉम की बेहतर सुविधाएं हैं, वहां का जीडीपी भी अच्छा है। और वहीं दूसरे राज्यों में देखिए, जैसे तमिलनाडु थोड़ा इनसे कम है, 20.91 लाख करोड़ 2021 का है, ठीक। इसी तरह से नीचे जाएंगे, ऐसे बहुत से राज्यों की तुलना की। अब देखिए बिहार का क्या पोजीशन है, केवल 6.86 लाख करोड़। तो आप समझ ही गए होंगे कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना विकसित नहीं है, ना तो बेहतर सड़क की व्यवस्था है, ना ही रेलवे का उतना अच्छा ट्रैक है, टेलीकम्युनिकेशन में भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वहां रूरल एरियाज भी बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, और इन सब के कारण वहां का जीडीपी भी कम हो जाता है। तो ये एक रिलेशन बताने के लिए कि जीडीपी इज रिलेटेड विथ infrastructure. If infrastructure is much more developed, then GDP will be more, and if GDP will be more, then it means that employment is high, per capita income is high, and so people's living standard is good. उनका जो रहन का जो स्तर है वो अच्छा है। अब गरीबी रेखा के बारे में भी देखिए, अब यहाँ पे भी आपको 2-3 राज्यों का मैंने आंकड़ा आपको दिया है। देखिए गोवा जो है इंफ्रास्ट्रक्चरली थोड़ा डेवलप है कंपैरेटिवली, तो देखिए यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात केवल 5% है। ओनली 5% पीपल आर रिसाइडिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन गोवा। अगर केरला का देखेंगे तो वो भी बेहतर है, 7% पीपल आर रिसाइडिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और मध्य प्रदेश का देखिए, एमपी जो है बीमारू राज्य में आता है, और यहाँ पर देखिए 31% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। मतलब इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेस, then people living behind the poverty line is high। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे तो अपने आप लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा और वो गरीबी रेखा के ऊपर उठ जाएंगे। पर कैपिटा इनकम की स्थिति भी आप देख सकते हैं। देखिए गोवा में जो लोग रहते हैं, गोवा, द पीपल रिसाइडिंग इन गोवा हैव द पर कैपिटा इनकम इज 4,67,998 रुपीज। यानी वहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक 4,67,998 है। और वहीं एमपी का देखेंगे 2018-19 के आंकड़े में तो 90,998 रुपए का ही जो है उसमें आंकड़ा मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देन हाई पर कैपिटा इनकम। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेहतर है तो प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होगी, परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा होगा, और अल्टीमेटली लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या बताया था हमने कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम होनी चाहिए, उनका हेल्थ जो सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, जीडीपी
जीडीपी बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होना चाहिए, और ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि उन राज्यों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उन सब राज्यों में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन का भी बड़ा रोल होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर हमारे समाज में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड का मतलब हुआ उनमें स्किल है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, और उस स्किल और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं वो, तो इस स्किल और टेक्नोलॉजी से उन्हें विविधतापूर्ण यानी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एजुकेशन का असर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ता है ओवरऑल पूरे कंट्री के लिए, और इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी यानी व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे इसको भी आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे केरला जो है वहाँ पर एजुकेशन लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है, जैसे 93.9% लोग वहाँ पर साक्षर हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बेहतर है, वहाँ पर जो ग्रोथ है अल्टीमेटली एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी वहाँ का जो ग्रोथ है वो भी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उनका जो जॉब ओरिएंटेशन है यानी वो मोबिलिटी है, जॉब के प्रति जो उनका रुझान है, मोबिलिटी है, वो भी अच्छा है, और जो भी काम उन्हें मिलता है उस काम को करने के लिए वो तत्पर रहते हैं क्योंकि उनके पास स्किल भी है। तो ये सब कहाँ से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से। तो मतलब एजुकेशन भी व्यक्ति में स्किल और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, और अल्टीमेटली ये जो है कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो अब केरला की स्थिति देख लिया आपने, 94% के आसपास लिटरेसी है, गोवा जो है 87.4% लिटरेसी है, वहीं पर बिहार में देखिए 63.8% या लगभग 64% लिटरेसी है, या राजस्थान में लगभग 67% 67% लिटरेसी है। तो उसी के अनुपात में उनका पिछड़ापन भी देखा जा सकता है। यानी एजुकेशन और पिछड़ापन, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ही लोगों की स्किल बढ़ेगी, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, उनके उद्योगों में या दूसरे जो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में उनको काम करने का अवसर बढ़ेगा, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको फायदा मिलेगा। और एक फैक्टर देखते हैं, लेवल्स ऑफ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इनवर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जब किसी दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट का मोटिवेशन है, मतलब दूसरे देश के लोग भारत में आ रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरे देशों के लोग भारत में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीआई बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और अपने देश के जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंपनियां हैं, वो भी उद्योग लगा रहे हैं। इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें ग्रोथ होता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी आती है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है मतलब क्या है कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि बाजार में जो है खरीदार बढ़ रहे हैं, बाजार में खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि मोर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक साइक्लिक इफेक्ट यहाँ भी क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो जो हमारे इंटरनल यानी हमारे देश के भीतर के उद्योगपति हों या विदेशों से आने वाले उद्योगपति हों, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए जैसे 2019-20 में हमारे देश में एफडीआई का जो आंकड़ा है इसमें 13% का ग्रोथ हुआ है, तो रिकॉर्ड ऑफ 49.97 बिलियन इन 2019-20 ये डॉलर में है, 49.97 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर में ये जो है 2019-20 में, और यही 2018-19 में 44.36 बिलियन डॉलर का जो है भारत में इनवर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसी तरह से अब इसको अगर सेक्टर वाइज आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहां पर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है और कुल मिला के हमारी जीडीपी में वृद्धि हो रही है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बता रहे हैं कि जो है पिछले सालों में 4.44 बिलियन डॉलर
सर्विस सेक्टर में लगभग 7.85 बिलियन डॉलर, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में लगभग 7.67 बिलियन डॉलर और कंस्ट्रक्शन फील्ड में लगभग यूएस डॉलर में 2 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। इन निवेशों के कारण क्या फर्क पड़ेगा? इन निवेशों से फायदा ये होगा कि जब ये सेक्टर में निवेश होंगे तो फिर वही स्थिति बनेगी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, सरकार का जो खजाना है उसमें रेवेन्यू की वृद्धि होगी और अल्टीमेटली जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ जीडीपी में भी वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आर्थिक विकास होगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा, हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। इसी तरह से आगे भी देखिए आप, जैसे अब यहाँ से निकल करके आपको बहुत से दूसरे देशों के जो कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे 14.67 बिलियन डॉलर, 14.67 बिलियन डॉलर जो है सिंगापुर जो एक छोटा सा देश है उसका हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से निवेश हुआ और बिलियन डॉलर इसी में 8.24 बिलियन डॉलर जो है ये मॉरिशस का है और यूएसए का लगभग जो है 4.22 बिलियन डॉलर जो है पिछले कुछ सालों में निवेश हुआ है। तो इस तरह से इन जो बाहरी निवेश होते हैं उससे भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका मिलता है। इसीलिए हमने एक फैक्टर के रूप में ये रखा है कि अगर इनवर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे आर्थिक विकास में तेजी आती है। सेविंग कैपिटल का मतलब क्या है? लोगों का बचत। तो बचत कहां से होगा? जब लोगों के पास रोजगार होगा, उनको उनकी आय होगी, इनकम होगी, इनकम के साथ साथ वो जो जितना कंज्यूम करते हैं भोजन में, मकान में, एजुकेशन में, हेल्थ में, और उसके बाद उनके पास बचत है। वो जो बचत होगी, सेविंग होगी, वो बैंकों में जमा होगा, पोस्ट ऑफिस में जमा होगा, इंश्योरेंस सेक्टर में जमा होगा और वो पैसा जो है फिर घूम फिर के इंडस्ट्रीज में, शेयर मार्केट के माध्यम से या अन्य माध्यम से वो शेयर मार्केट में चला जाएगा। शेयर मार्केट की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो शेयर में जो पैसा को कलेक्ट करते हैं, वो फिर नए उद्योग लगाएंगे, या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो सड़क बनाएंगे या कोई ब्रिज बनाएंगे या अल्टीमेटली पावर सेक्टर में पैसा लगाएंगे। तो देखिए घूम फिर के लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल, अगर लोगों की बचत अच्छी है, बचत की आदत अच्छी है, तो उसका फायदा क्या मिला? ओवरऑल पूरे कंट्री को मिला और उससे जो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल चाहिए वो देश को मिल गया और इस तरह से जो है आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। विदेशी सहायता भी कई बार आर्थिक विकास में मदद करते हैं, क्योंकि अगर फॉरेन एड, यानी फॉरेन एड का मतलब ये हुआ अगर कोई बड़ा बांध बनाना है, डैम बनाना है सिंचाई के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो अब देश के पास उतना कैपिटल नहीं है, जापान से कर्ज मिल गया या आईएमएफ से मिल गया, वर्ल्ड बैंक से मिल गया, यूएसए से मिल गया, आपने डैम बना लिया, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सिंचाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, क्या हुआ? उससे अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो जब आप फॉरेन एड देश में लाते हैं, फॉरेन विदेशी सहायता देश में आता है, तो उससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलती है। मैंने एक फैक्टर आपको ये भी बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है और ये सरकार की नीतियों से और जो हमारे देश की जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उस पर निर्भर करती है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक होगा। यहाँ पर फिलहाल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आप सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, अगर मुद्रास्फीति की दर कम है यानी कि कंट्रोल्ड है, डिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है यानी मुद्रा का अवमूल्यन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी हम हमारे देश की मुद्रा की कीमत किसी दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम नहीं कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, मुद्रा के अवमूल्यन की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके अलावा हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, जिससे लोग जो है पैसा जो है कर्ज के रूप में ले रहे हैं, उसके हाउसिंग में लगा रहे हैं या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज कर रहे हैं पैसे का, जो बिल्डर्स हैं वो मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं, सीमेंट कंपनियों से उसको फायदा मिल रहा है, स्टील की फैक्ट्रियों को फायदा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इससे दूसरे कई इंडस्ट्रीज को लाभ मिलेगा और अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगा। ठीक, और इसी से रिलेटेड ये है कि लेबर मोबिलिटी, अगर हमारे देश में उद्योगों का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, टेलीकम्युनिकेशन बेहतर होगा, तो क्या होगा, मजदूर जो जैसे रूरल एरियाज में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, छुपी हुई बेरोजगारी। अब वो छुपी हुई बेरोजगारी, काम तो 10 लोग कर रहे हैं, वही उत्पादन 2 लोग भी कर सकते हैं, वही 10 लोग भी कर सकते हैं। तो लोग क्या होंगे, वो जो स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट है, छद्म बेरोजगारी है, वहां से निकल करके वो इंडस्ट्रीज में जाएंगे, इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उन 8 लोगों को रोजगार भी मिल गया, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, जीडीपी बढ़ा और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी और सेविंग कैपिटल भी बढ़ा और अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इससे भी मदद मिलती है। तो लेबर मोबिलिटी इट्स आल्सो ए फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। जिस भी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है, नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है कि वहां पर पानी, वाटर फैसिलिटी है, पानी की नदियां हैं, है ना, तालाब है और समुद्र का किनारा है, बहुत सारी चीजें जो है रिसोर्सेज के रूप में है और उनको कोई प्राकृतिक रूप से मौजूद है, नेचुरल रिसोर्स। मिनरल्स हैं, उनके पास आयरन का ओर है, मैग्नीशियम का ओर है ना, कोयला, कोल उनके पास प्रचुर मात्रा में मौजूद है, उनके पास कॉपर जो है उसका ओर प्रचुर मात्रा में मौजूद है, यूरेनियम जो है उनके पास प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो क्या होगा, ये जो ओर उनको मिला, नेचुरल रिसोर्सेज मिला, उससे आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो कच्चा माल आपको बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा और देश के भीतर ही रॉ मटेरियल मिल गया और उससे जो उत्पादन होगा वो भी सस्ता होगा। उसको बाजार में जब बेचेंगे या जब उसे निर्यात करेंगे तो सस्ते दर पर निर्यात करेंगे, स्टील सस्ता बनेगा, कॉपर सस्ता बनेगा, जिंक के प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और भी दूसरी चीजें सस्ते। ये कैसे संभव होगा, जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, अगर कुछ खास नेचुरल रिसोर्स है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, 1-2 नेचुरल रिसोर्स है या 2-4 नेचुरल रिसोर्स है, ऐसा जनरली अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलता है कि कुछ देश हैं तो वहां कोल ही ज्यादा है, कुछ देश हैं तो वहां गोल्ड या डायमंड ही ज्यादा है, कुछ देश हैं तो वहां जो है कॉपर के ओर ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, एक ही ओर से इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। तो इससे एक नई समस्या पैदा हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है एक ही मिनरल का, एक ही ओर का, और एक ही तरह की इंडस्ट्री डेवलप होने लगती है। उनका पूरा सरकार का भी फोकस उसी नेचुरल रिसोर्स पे आ जाता है। इसको एक इकोनॉमी नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं रिसोर्स कर्स। मतलब कभी कभी नेचुरल रिसोर्स जो डेवलपमेंट में मदद करता है, वही नेचुरल रिसोर्स क्या बन जाता है, वही नेचुरल रिसोर्स बन जाता है अभिशाप, कर्स बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज का संतुलित उपयोग करना चाहिए, बैलेंस। अगर कोयला है तो ये नहीं कि कोयला का ही उपयोग करते रहे, पेट्रोलियम का भी उपयोग करिए। जो हमारी जो नॉन ट्रेडिशनल जो हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी है या टाइडल एनर्जी है या दूसरे जो हमारे विंड एनर्जी है, उसका भी उपयोग करिए। तो एक ही रिसोर्स पर जो पूरा का पूरा जो भार पड़ेगा वो कम हो जाएगा और इस तरह से आप नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटे नहीं बल्कि बड़े फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते हैं। जैसे देखिए, मैंने शुरू में भी बताया था आपको, रीजनल इफेक्ट। रीजनल इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पड़ोस के देशों में अच्छा आर्थिक विकास हो रहा है तो हमारे देश से आयात निर्यात बेहतर है, तो इससे आयात इंपोर्ट आयात और निर्यात की गतिविधियां चल रही हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर हो रहा है और इससे ट्रेड बेहतर हो रहा है। अगर हमारा निर्यात यानी एक्सपोर्ट बेहतर है तो फॉरेन करेंसी भी मिलता है और पीस भी रहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारी
सिक्योरिटी में करना पड़ता है, बॉर्डर को जो है वो बचाने में करना पड़ता है, सीमाओं को, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जो रीजन है, हमारा जो क्षेत्र है, अगर वहां पर पीस है, डेवलपिंग एटमॉस्फेयर है, दूसरे देशों के साथ हमारा गुड एटमॉस्फेयर है, गुड रिलेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये भी हमारी मदद करते हैं। और बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे देखेंगे आप कि हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या होता है भाई, जैसे राजनीतिक अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है। अभी 2 साल एक सरकार रही, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, फिर 2 साल के बाद सरकार गिर गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, अब उन्होंने वो जो पुरानी पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया, फिर नया पॉलिसी बनाया, फिर 2 साल कोई प्रधानमंत्री रहे या फिर और कोई प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या होगा, इस तरह से इनस्टेबिलिटी के कारण पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा फैक्टर ये होगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरी जो देश की कंपनियां या उद्योग हमारे देश में निवेश करना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते, वो भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे स्टेबिलिटी नहीं है, कोई पॉलिसी जो है वो कंपनियों उद्योगों के फेवर में बनाते हैं और कोई उसको अगेंस्ट में बना देते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के कारण एक अच्छी स्टेबिलिटी, एक अच्छा जो स्थायित्व है देश के भीतर, वो क्या करेगा, अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगा। तो इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि स्टेबिलिटी होना जरूरी है। जैसे 89 के आसपास बहुत ज्यादा, 89, 90, 91 से लेकर के 99 तक 7 प्रधानमंत्री, 7 यानी कि वो जो है वहां से शुरू होकर के जो बीपी सिंह थे, बीपी सिंह से स्टार्ट होकर के जो है नरसिम्हा राव तक, फिर बीच में गुजराल भी बने और फिर देवगौड़ा जी भी बने, चंद्रशेखर भी बने। आप जब प्रधानमंत्रियों की सूची देखेंगे तो पता चलेगा साल 2 साल 3 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते थे, नीतियां बदल जाती थी। तो ये गंभीर स्थिति है, इसीलिए स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो एश्योर the indigenous investors in country to invest in different industries or sectors। यानी हमारे देश के निवेशकों को भी बढ़ावा मिलता है और दूसरे देशों को भी बढ़ावा मिलता है कि वो देश में निवेश करें, और ये संभव होता है सरकार की नीतियों और उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। इसके अलावा जो सरकारें हैं, उन सरकारों की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का प्रभाव भी जो है बहुत ज्यादा पड़ता है किस पर, इन्वेस्टमेंट पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो नीतियों को बनाना यानी पॉलिसीज फ्रेम करना, उन नीतियों को क्रियान्वित करना, इन सब चीजों पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभाव डालता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखें, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री आ गए। अब सरकार ने ट्राई बना दिया कि भाई ट्राई जो है ये देखेगी कि टैरिफ के रेट्स क्या होंगे, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, फर्क पड़ता है। अगर सरकार इस पर नियंत्रण करती तो कुछ और बात होती। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने बोला बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में IRDA देखेगी। तो ऐसे कई बार नियामकीय आयोग, जो रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं या जो पॉलिसीज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा करप्शन का कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, करप्शन के कारण अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास कम हो जाता है, इन्वेस्टर्स का विश्वास कम हो जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये हैम्पर करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो करप्शन को कम रखने के लिए पॉलिसीज बनाना, ऐसे लोग जो करप्शन करते हैं उन्हें कठोर सजा देना, ये सब फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इन सब फैक्टर्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो कास्ट, हमारे देश में जाति, ये प्रभावित करती है। जो कास्टिज्म के कारण कई बार झगड़े लड़ाई हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, एक जाति के लोग दूसरों को पसंद नहीं करते, ये कास्टिज्म निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो धीरे धीरे कास्टिज्म को कम करते जाना है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ होगा, है ना। मैरिज सिस्टम, फैमिली सिस्टम किस तरह से, पारिवारिक व्यवस्था किस तरह की है, ट्रेडिशन किस तरह का है ना। जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है वो थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा रुकावट डालता है। क्यों? क्योंकि सब लोग एक साथ रहते हैं, मोबिलिटी कम होती है, उनमें गतिशीलता कम पाई जाती है ज्वाइंट फैमिली में। और जब न्यूक्लियर फैमिली होता है तो भाई चलो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, दूसरी से तीसरी जगह चले गए। तो न्यूक्लियर फैमिली जो होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते हैं। रिलीजन,
मैंने पहले भी बताया, धर्म इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो रिलीजन जो है, जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, एक पैसा, एक रुपए बचाना मतलब एक पैसा कमाना। जो लोग आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, फिजिकली, इकोनॉमिकली इस धरती पर सफल होंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। देखिए रिलीजन के फॉर्म में मोटिवेट किया इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मतलब क्या हुआ कि रिलीजन भी व्यक्ति को प्रभावित करता है इंडस्ट्रियस बनने के लिए। दूसरे कई धर्मों में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, तो उसका इम्पैक्ट उनके आर्थिक विकास पर पड़ता है। कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। अगर जैसे हमारे देश में जातिवाद है, धार्मिक कट्टरवाद है, इन सब कारणों से बहुत सारे लोग जो है बहुत पिछड़े रह जाते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए कई बार लोगों को अच्छी शिक्षा दे करके, उनको नौकरियों में भागीदारी दे करके उनकी स्थिति में सुधार का प्रयास करते हैं। इस तरह हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लगभग सारे फैक्टर्स देखे यहाँ पर, और उसको दो हिस्सों में अपन ने देखा, एक इकोनॉमिक और दूसरा सोशल फैक्टर। तो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के आधार पर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। और यहाँ पर जो फैक्टर्स हमने एक्सप्लेन किया उसमें फॉरेन करेंसी का भी जिक्र करना जरूरी है। तो आप देखिए, फॉरेन करेंसी अगर देश में होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई चीज इंपोर्ट करना है, पेट्रोलियम इंपोर्ट करना है, कोई मिनरल इंपोर्ट करना है, तो उसमें भी आपको मदद मिलती है, और ये आर्थिक मजबूती का एक कारक होता है, इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस का एक कारक होता है। तो अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो इन जून 2020 में यूएस डॉलर में 557.4 बिलियन 557.4 अरब यूएस डॉलर का हमारे पास जो है वो भंडार था। तो ये एक बड़ा भंडार है जो देश के आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। इसके अलावा अब ये अगर हमने फॉरेन करेंसी देखा तो एक्सटर्नल डेब्ट भी देख लीजिए। हमने जो एक्सटर्नल डेब्ट लिया हुआ है वो भी एक बड़ा भंडार है, और उसके बदले में भी हमें ब्याज देना पड़ता है, तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। जैसे मार्च 2019 का ये आंकड़ा है जिसमें 543 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट था। 543 बिलियन यूएस डॉलर का जो है फॉरेन डेब्ट था हमारे ऊपर। तो जो हमने कर्ज लिया है दूसरे देशों से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में यूज किया जाना, उनको डेवलपमेंट के फंक्शंस में यूज किया जाना, उन कर्जों का उपयोग करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, बड़े इंडस्ट्रीज लगाने में मदद करना, ये सब अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर बन जाते हैं। क्योंकि ये जो हमने कर्ज लिया या जो हमने फॉरेन करेंसी कमाया, इससे जो नए उद्योग लगाए गए, इससे जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इससे जो लोगों को रोजगार मिला, इससे जो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, ओवरऑल जीडीपी पूरे देश का बढ़ा, और कुल मिलाकर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और ये जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हर तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उसका असर पड़ता है। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कुछ सीधे दिखाई पड़ते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली दिखाई पड़ता है, लेकिन कास्ट का इंपैक्ट या रिलीजन का इंपैक्ट या ट्रेडिशन का इंपैक्ट, ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं। इसीलिए कई बार जो इल ट्रेडिशंस होते हैं, इल कल्चर्स होते हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार को रूल्स बनाने पड़ते हैं, रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। और जो समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जिनकी आर्थिक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कम है, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है नई योजनाएं, नई नीतियां, कार्यक्रम, ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम बना करके उनकी भागीदारी को इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि जब 130 करोड़ लोगों
लोगों वाला देश जैसे भारत है, अगर 130 करोड़ लोगों वाला जो देश भारत है, इसमें लोगों की जितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जीडीपी उतना ही बड़ा होगा और अल्टीमेटली भारत एक मजबूत देश, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरीके से वो फैक्टर्स भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद भी करते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। इसकी अच्छी जानकारी अब आपके पास हो गई है। थैंक यू वेरी मच।